नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों एनएचएसआरसीएल के द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुजरात के अंदर एक और ब्रिज कंप्लीट कर दिया गया है और इस ब्रिज को विश्वामित्री रिवर के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों एनएचएसआरसीएल काफी तेजी से ब्रिज को कंप्लीट करने में लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसे हो रहा है कि ऑलमोस्ट हमें हर महीने के अंदर ब्रिज कंप्लीशन की अपडेट देखने को मिलती है। अभी ये जो ब्रिज विश्वामित्री रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये ओवरऑल 17th ब्रिज है गुजरात के अंदर बनने वाला। वडोदरा सूरत रेल लाइन के बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है और ओवरऑल 80 मीटर की इसकी लाइन बताई गई है। बस उम्मीद अभी यही है कि जो बचे कुचे हुए ब्रिज हैं वो भी जल्दी यहाँ पर एनएचएसआरसीएल के द्वारा कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगली दो अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों अडानी पावर को बिहार स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है एक थर्मल पावर प्लांट के लिए। और अभी भागलपुर के अंदर जो प्रपोज्ड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वो अडानी ग्रुप के द्वारा ही सेटअप किया जाएगा। दोस्तों ये थर्मल पावर प्लांट बिहार का वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा, जहां पर 800 मेगावाट की 3 यूनिट्स बनाई जाएंगी। 25,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसको बनाने के लिए। और जितनी भी पावर यहाँ पर जनरेट होगी वो नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। पावर परचेज एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो चुका है। पहली यूनिट अगले 48 मंथ्स के अंदर, जबकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अगले 60 महीनों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दूसरा अपडेट महाराष्ट्र सरकार को लेकर है, जिन्होंने स्टेट के अंदर एक रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के फॉर्मेशन को अप्रूवल दे दी है। और अभी महाराष्ट्र के अंदर रिवर रिजुविनेशन और वैम्पिंग को लेकर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सभी के सभी इस अथॉरिटी के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। दोस्तों बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई गई थी रिवर रिजुविनेशन को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी रिवर्स ऑलमोस्ट 55 के आसपास तो सीपीसीबी ने यहाँ पर आइडेंटिफाई की हैं जो बुरी तरह से पोल्यूट हो चुकी हैं। और उनकी रिजुविनेशन को लेकर महाराष्ट्र के अंदर कुछ खास तेजी से काम नहीं हो रहा है। इसी कारण से महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने फटकार लगाई थी। तो अब महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि एक नई अथॉरिटी यहाँ पर बनाई जाएगी और उसी के थ्रू ही यहाँ पर रिवर रिजुविनेशन को लेकर सारे के सारे काम किए जाएंगे। डीपीआर, रिवर बेस्ड मैनेजमेंट प्लान्स, लैंड एक्विजिशन, इंक्रोचमेंट, पावर सप्लाई, इस तरह के सभी काम इसी अथॉरिटी के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। और होपफुली अब हमें महाराष्ट्र के अंदर रिवर्स की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई देगी। अगली दो अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला के अलापुझा के अंदर ग्लोबल वाटर वंडरलैंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 93.17 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन 2.0 का हिस्सा है, जहाँ पर अलापुझा को एक बड़ी टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बात की गई है। केरला टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है इसको हैंडल करने के लिए, जबकि फंडिंग यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। बता सके कि सबसे पहले यहाँ पर एक बीच फ्रंट डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर प्रोमेनेड वॉकवेज, लैंडस्केप सेटिंग एरियाज, लाइटिंग, पार्किंग रोड्स, इवेंट स्पेसेस, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स और कई सारी और फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। एक कोस्ट गार्ड स्टेशन भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिसमें एक मरीना, एक वाटर एडवेंचर जोन, एक्सपीरियंस सेंटर्स और कई सारी रेस्टोरेंट्स बनकर तैयार होंगे। ओवरऑल टारगेट ये है कि 2026 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अगली दो अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों राजस्थान सरकार एक लिंक प्लान कर रही है माही डैम और जवाई डैम के बीच, और इसको लेकर अभी मीटिंग्स भी कंडक्ट कर ली गई हैं और डीपीआर प्रिपरेशन के लिए 15.6 करोड़ रुपये एलोकेट भी किए गए हैं। तो सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा प्लान समझाऊं तो राजस्थान सरकार ये चाहती है कि माही और सोम इन दोनों रिवर्स के अंदर मानसून के दौरान जो सरप्लस वाटर आता है उसको जवाई डैम की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। बीच में जो जैसलमेर डैम है वहाँ पर भी रिप्लेनिशमेंट की बात की गई है, कुछ पानी वहाँ पर भी सप्लाई किया जाएगा। कुल मिलाकर 7,000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा इनको लिंक करने के लिए। फिलहाल वाटर और पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है डीपीआर प्रिपरेशन के लिए, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सौंपा गया है। एक बार अगर लिंक तैयार हो जाता है तो इसके चलते राजस्थान के जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बड़े स्केल पर इंप्रूव हो जाएगी। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के अंदर अभी एक और सोलर पार्क को लेकर काम स्टार्ट हो गया है कि एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा जालौन सोलर पार्क को लेकर बिड्स इन्वाइट कर दी गई हैं। तो उससे सोलर पार्क यूपी का बिगेस्ट सोलर पार्क होगा, जिसकी कैपेसिटी 1.2 गीगावाट के आसपास होने वाली है और ये नीचे सीजन के अंदर होगी। आगे चलकर इसको एक्सपांड भी किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है। 300 मेगावाट की 4 यूनिट्स यहाँ पर बनाई जाएंगी। बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड नाम के एक जॉइंट वेंचर का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जहाँ पर एनएचपीसी और यूपी नेडा दोनों का स्टेक होने वाला है। कुल मिलाकर 796.96 करोड़ रुपीस इस सोलर पार्क को बनाने के लिए खर्च की जाएंगे। और एक बार ये तैयार हो जाता है तो हर साल 2400 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो पाएगी। टारगेट ये है कि अगले 24 महीने के अंदर अंदर इसको तैयार कर दिया जाए। अगली दो अपडेट टाटा ग्रुप की तरफ से है, जिनका एक्विजिशन लगातार जारी है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। और ये ऐसा डिसाइड किया गया है कि स्लोवाकिया बेस्ड आईएसी ग्रुप को भी उनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा। दोस्तों आईएसी ग्रुप
अलग अलग लेवल के ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। स्पेसिफिकली एक व्हीकल के अंदर जो इंटीरियर सिस्टम्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी फिलहाल एक्विजिशन को लेकर ये तो नहीं बताया गया है कितना पैसा यहाँ पर टाटा के द्वारा खर्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा बताया गया है कि 100% स्टेक यहाँ पर एक्वायर किया जाएगा इस कंपनी का टाटा के द्वारा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार टाटा के द्वारा ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर एक्विजिशन किए जा रहे हैं। ये ओवरऑल इनका तीसरा एक्विजिशन है। इससे पहले इटालियन ट्रक मेकर इवाइको ग्रुप और उसके बाद फ्रेंच कंपनी वेलियो का इंडियन बिजनेस और अब आईएससी ग्रुप को इनके द्वारा खरीदा जा रहा है। इसके चलते ओवरऑल होगा ये कि यूरोपियन मार्केट्स में टाटा का एक्सपोजर और बढ़ पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा टेक कंपनीज को स्टेट में इन्वाइट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और भी यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी कंपनीज स्पेशली टेक कंपनीज उनकी स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उनके कैंपस सेटअप करेंगी, उनको आंध्र प्रदेश सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देगी। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश सरकार की काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है, क्योंकि आज के समय में अगर किसी स्टेट या फिर किसी सिटी को बेंगलोर और हैदराबाद जैसी सिटी से कंपीट करना है तो ऐसी ही अप्रोच चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी अप्रोच नहीं होगी तो बहुत ही मुश्किल है कि फॉरेन कंपनीज बेंगलोर और हैदराबाद की बजाय दूसरी सिटीज़ को सिलेक्ट करें। और आंध्र प्रदेश सरकार की अप्रोच काफ़ी फ्रूटफुल भी साबित हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर विशाखापट्टनम के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूवल दी गई है। इसी अप्रोच के अंतर्गत रिसेंटली लैंड इंसेंटिव फॉर टेक हब पॉलिसी भी यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है इस सरकार के द्वारा, जहाँ पर टेक कंपनीज को पर एकड़ लैंड सिर्फ 99 पैसों में दी जाएगी, जो कि एक टाइप से फ्री होती है। हालांकि उसमें आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं सरकार के द्वारा। जो भी कंपनी इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहती है आंध्र प्रदेश के अंदर, वो एटलीस्ट पिछले 3 सालों के अंदर अंदर फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में एक बार आई होनी चाहिए, या फिर उसका एनुअल टर्नओवर $1 बिलियन से ऊपर होना चाहिए। और अगर उन कंपनीज को सरकार यहाँ पर लैंड दे देती है तो उनको पर एकड़ के हिसाब से 500 के आसपास जॉब जनरेट करनी ही होंगी। देखना ये है कि कितनी और सक्सेसफुल हो पाती है। अगली दो अपडेट इंडियन एयरलाइन इंडिगो से है, जो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी एक और एमआरओ फैसिलिटी को बनाने जा रहे हैं और इसको लेकर इनके ऑफिस के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों ये एमआरओ फैसिलिटी ओवरऑल 31 एकड़ के एरिया में फैली हुई और पूरी की पूरी लैंड इनको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिल चुकी है, जो इनको सौंप भी दी गई है। 12 बेस यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे, जहाँ पर बोथ नैरो बॉडी और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग हो पाएगी। और वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि इंडिगो के द्वारा ऑलरेडी 2 एमआरओ को देश के अंदर ऑपरेट किया जाता है। एक दिल्ली में है, जबकि दूसरी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर ही है। ये भी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर बनकर तैयार होगी, लेकिन ये दोनों फैसिलिटीज़ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी होगी और उसी लेवल की यहाँ पर फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है तो टारगेट है कि 2028 तक इसको तैयार कर दिया जाए और ओवरऑल 1000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टेट के लिए एक इकोनॉमिक विजन नवेल किया गया है और उनका ये टारगेट है कि 2047 तक उड़ीसा को $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए। दोस्तों उड़ीसा का ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। कुछ ही सालों के अंदर अंदर ये हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन चुकी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पर ज़्यादा अपडेट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपडेट लगातार यहाँ से आती रहती है और उसी के दम पर उड़ीसा सरकार के द्वारा प्लान तैयार किया गया है। एक क्वाड सिटी उड़ीसा में तैयार की जाएगी, भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप, इन 4 सिटीज़ को मिलाकर, और उसका नाम ग्रेटर भुवनेश्वर रखा जाएगा। ओवरऑल इस पूरे के पूरे प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर 2036 तक उड़ीसा की स्टेट जीएसडीपी को $500 बिलियन तक ले जाया जाएगा, जिसमें $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन इस क्वाड सिटी का ही होगा, जबकि 2047 तक इसको बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा यहाँ पे एक टास्क फोर्स का फॉर्मेशन कर दिया गया है और उन्हीं की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इस प्लान को स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे के अंदर मल्टी मॉडल इंडस्ट्री पार्क के ऊपर काम अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है और वैसा बताया गया है कि यहाँ पर प्री फिजिबिलिटी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है और बिडिंग का प्रोसेस जारी है। दोस्तों मल्टी मॉडल इंडस्ट्री पार्क भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसे टालेगांव के पास बनाया जा रहा है, जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल हब है पुणे का। 334.96 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर वेयर हाउसिंग, कार्गो प्रोसेसिंग, फ्रेट एग्रीगेशन, कस्टम्स क्लियरेंस और इससे रिलेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। 1684.77 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं इसको बनाने के लिए। और अभी क्योंकि प्रीलिमिनरी वर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं तो जल्द यहाँ पर ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा कवच रूट को अप्रूवल दे दी गई है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर भी। और अभी से बताया गया है कि 790 किलोमीटर का रेल रोड यहाँ पर कवर किया जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे हमारे देश के बहुत सारे रेल जोन में भी काम होने लगा है और अभी फिलहाल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में भी प्रयागराज, आगरा और झांसी जैसे जो डिवीजन्स हैं वहाँ पर सबसे पहले काम किया जाएगा। 309.26 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च करने की बात की गई है और 3 रेल सेक्शंस को अभी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है इनिशियल बेसिस पर इंप्लीमेंट करने के लिए। होपफुली जल्द यहाँ पर हमें कवर से रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।